Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 7. Let's start. Chapter number 2, India before the times of Chhatrapati Shivaji Maharaj. We are going to learn in this chapter about the ruling powers जो कि हमारे इंडिया में थे before the times of छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट। वेरियस रूलिंग पावर, बहुत सारे रूलिंग पावर्स हमारे इंडिया में इस वक्त थे। पाल एक फेमस डायनास्टी थी इन द बंगाल, हे 8th सेंचुरी में थी। इन सेंट्रल इंडिया, हमारे सेंट्रल इंडिया में गुर्जार पतिहार पावर वो स्प्रेड हुआ था अप टू आंध्रा, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काटेवाड़, कनूज एंड गुजरात में। ओके, अमॉन्ग द राजपूत डायनास्टी जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में थी, उनमें गढ़वाल एंड द परमार हे इंपॉर्टेंट वंस थी। ओके, among Rajputs, Prithviraj Chauhan, he was belonging to the Chauhan dynasty. He was a valiant king. Valiant मतलब he was full of courage. बहादुर थे वो। In the first war at Tarai, Prithviraj Chauhan defeated मोहम्मद गुरी, मगर मोहम्मद गुरी ने उनको डिफीट कर दिया उसी तराई में इन द सेकेंड वॉर। ओके, राजाराज वन, राजेंद्र वन, दे वर बिलोंगिंग टू द चोला डायनास्टी जो कि तमिलनाडु में थी। दे वर एमिनेंट रूलर, एमिनेंट मतलब फेमस और इम्पोर्टेंट रूलर्स थे वो। चोलास, इन्होंने कॉन्कर्ड किया द मालदीव आइलैंड्स एंड द श्रीलंका अपनी खुद की नेवल स्ट्रेंथ का यूज़ करके, राइट। किंग विष्णुवर्धन, ही वॉज बिलोंगिंग टू द होयसल डायनेस्टी जो कि कर्नाटका में थी। इन्होंने कॉन्कर्ड किया था द होल ऑफ कर्नाटका। ओके, ड्यूरिंग द रूल ऑफ गोविंद III जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो महाराष्ट्र में थी। द राष्ट्रकूटा पावर इट वॉज स्प्रेड फ्रॉम द कनूज अप टू रामेश्वर। उनके बाद जो कृष्णा III थे, इन्होंने इस रीजन को कॉन्कर किया था अप टू इलाहाबाद तक। उसके बाद टीन डायनेस्टी ऑफ द शिलेहार्स वो इमर्ज हो गई इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र। जो फर्स्ट थी वन डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया ओवर ठाणे, रायगढ़ जो कि नॉर्थ कोकन में आता है। सेकेंड जो थे, इन्होंने साउथ कोकन को रूल किया। और जो तीसरे जो थे, तीसरी डायनेस्टी, इन्होंने रूल किया ओवर सम पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे जिनको हम बोलते हैं कोल्हापुर, सातारा, सांगली, बेलगम डिस्ट्रिक्ट, राइट। द लास्ट प्रॉस्परस पावर, ओके, जो कि अच्छा कैसा फैला हुआ था बिफोर द पीरियड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि था यादवास का। उनका जो कैपिटल था ऑफ बिल्लम फाय ऑफ द यादव डायनेस्टी जो कि देवगिरी में था नियर औरंगाबाद, जिसको हम अभी छत्रपति संभाजी महाराज नगर बोलते हैं। ओके, इन्होंने अपने रूल को एक्सटेंड किया था बियॉन्ड द रिवर कृष्णा। यादवा पीरियड को कंसिडर किया जाता है एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, राइट। इसी पीरियड में द महानुभाव पंथ एंड द वारकरी मूवमेंट एमर्ज हो गई। ओके, इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, अच्छी तरीके से समझो। इन्वेजन मतलब आक्रमण करना। कहाँ से आक्रमण हो रहा था? फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। जो लोकल डायनेस्टी थी लाइक द यादवा एंड द राष्ट्रकूटा जिन्होंने रूल किया था महाराष्ट्र में, मगर ये जो इन्वेडर्स थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, उन्होंने क्या किया? कॉन्कर कर लिया इन लोकल डायनेस्टी को। ओके, और इन्होंने अपना रूल को वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया। इसी वक्त जो अरब पावर्स थे वो एमर्ज हो गए थे इन द मिडल ईस्ट। जो अरब के रूलर्स थे, इन्होंने अपना जो ध्यान था वो इंडिया के तरफ बढ़ा दिया टू एक्सपांड देयर एम्पायर। अरब का जो जनरल था मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने सिंध प्रोविंस में अटैक कर दिया इन द 8th सेंचुरी। फिर इस अटैक को क्या हो गए? संभाल नहीं पाए द किंग दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम देन कॉन्कर द प्रोविंस ऑफ सिंध। इस कैंपेन के वजह से जो अरब के रूलर्स थे वो पॉलिटिकल कांटेक्ट में आ गए हमारे इंडिया के साथ पहली बार। इन द पीरियड दैट फॉलोड मतलब उसके बाद का समय, उसके बाद तुर्क्स, अफगान्स, मुगल्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया वो हमारे इंडिया में आए और उनका पावर को एस्टैब्लिश कर दिया यहाँ पे। इन द 11th सेंचुरी जो तुर्क्स थे दे बिगेन टू इन्वेड इंडिया। उन्होंने इंडिया में आक्रमण करना शुरू कर दिया था। एक्सपांडिंग देयर टेरिटरी, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पहुंच गए थे। ओके, हमारे इंडिया के।
जो सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, ही इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स। ओके, हमारे जो रिच टेम्पल्स थे एट मथुरा, वृंदावन, कनौज, सोमनाथ, यहाँ से बहुत सारा वेल्थ अपने साथ लूट मार करके चले गए थे। द वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, वो भी जला दिया गया, ओके, बाय बख्तियार खालजी ने। सल्तनत इन द नॉर्थ, इन 1175 एंड 1178, जो सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद गुरी ऑफ गुर, जो कि अफ़गानिस्तान से थे, इन्होंने हमारे इंडिया को इन्वेड किया था। इन्होंने इन्वेड करने के बाद जो जो टेरिटरी एक्वायर की थी, वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया था वहाँ का गवर्नेंस देखने के लिए। लैटर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गुरी इन 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, जितनी भी टेरिटरी उनके अंडर थी, ही बिगेन टू रूल, ओके, इंडिपेंडेंटली। ऐबक जो कि इनिशियली एक स्लेव थे, नाउ ही बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। ही डेड इन 1210। डू यू नो, आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, रजिया, बुलबान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज, इब्राहिम लोदी एंड अदर सुल्तान्स जिन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर रूल किया। इब्राहिम लोदी वॉज अ लास्ट सुल्तान। इन्होंने अपने बहुत सारे दुश्मन बना के रखे थे बिकॉज ऑफ हिज पिक्यूलियर टेम्परामेंट, मीन्स स्ट्रेंज बिहेवियर। दौलत खान लोदी जो कि गवर्नर थे ऑफ पंजाब, इन्होंने इनवाइट किया बाबर को, जो कि रूलर थे काबुल के, टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को बैटल में हरा दिया एंड दस सल्तनत केम टू एन एंड, ओके। द किंगडम ऑफ विजयनगर ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली के थे, देर वर मेनी रिवॉल्ट्स इन द साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली। इस रिवॉल्ट से द फॉर्मेडेबल विजयनगर और बहमनी किंगडम का इमर्ज हो गया। द ब्रदर्स हरिहर एंड द बुका, जो कि साउथ इंडिया में से थे, जो सरदार थे इन द सर्विस ऑफ दिल्ली सल्तनत, इन्होंने एडवांटेज लिया ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने इस किंगडम का फाउंडेशन डाला। दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर। कहाँ पे? साउथ में, इन 1336। हम्पी जो कि अभी का कर्नाटका में है, वो उनका कैपिटल था उनके किंगडम का। हरिहर was the first king of the Vijayanagar kingdom. Harihar was succeeded by his brother Buka. Buka bought the region up to Rameshwar, उनके कंट्रोल में। कृष्ण देवराया, he ascended the throne of Vijayanagar. ascend करना मतलब to become a king, okay, कभी in 1509. He conquered विजयवाड़ा एंड राज महेंद्री, और इन्होंने कुछ रीजन को भी अनेक्स कर लिया और अपने किंगडम में मिला लिया। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द आर्मीज, किसकी? सुल्तान्स की, जो कि यूनाइट हो गए अंडर द लीडरशिप ऑफ द बहमनी सुल्तान। उनका नाम था महमूद शाह। ड्यूरिंग कृष्णदेवरायस रूल जो किंगडम था विजयनगर का, वो एक्सपांड होता है फ्रॉम द कटक इन द ईस्ट, गुजरात इन द वेस्ट, रायचूर दौब इन द नॉर्थ, अप टू इंडियन ओशन इन द साउथ। उनका डेथ होता है 1530 में, राइट। कृष्ण देवराया वॉज अ स्कॉलर। ही रोड अमुक्ता मल्यदा, अ तेलुगु कॉम्पेडियम ऑन पॉलिटी, मीन्स अ कलेक्शन ऑफ detailed information about a particular subject. Subject was the polity, okay. Hazar Ram temple, Vittal temple, it was built in Vijayanagar during his rule. The decline of Vijayanagar kingdom, उसका जो शुरुआत है, it began with the death of कृष्ण देवराया in 1565 at तालीकोट, जो कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका में है। यहाँ पे एक बैटल होता है बिटवीन आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, ये सब एक साइड में थे एंड द विजयनगर वॉज ऑन द अदर साइड। विजयनगर का यहाँ पे डिफीट हो जाता है, ओके। द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड। नाउ अबाउट द बहमनी किंगडम, वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वॉज स्टिल रूलिंग, बट जो उनके सरदार थे डेक्कन में, वो उनके साथ रिबेल करते हैं, ओके, वो उनके अगेंस्ट में चले जाते हैं। ये जो सरदार थे उनके लीडर थे हसन गंगू, वो आर्मी को डिफीट करते हैं ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली
एक नया किंगडम का इमर्ज होता है। उस किंगडम का नाम आता है बहमनिक किंगडम। ओके, इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है इन 1347 एंड हसन गंगू ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द बहमनिक किंगडम। इन्होंने जो सिटी है ऑफ गुलबर्गा इन कर्नाटका में उसको अपना कैपिटल बना देते हैं। महमूद गवान ही वॉज द चीफ वजीर ऑफ बहमनी किंगडम। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने बहमनी किंगडम को स्ट्रेंथन किया था। इन्होंने जो सोल्जर्स थे उनको उनका जो सैलरी था कैश में देना चालू कर दिया था इंस्टेड ऑफ थ्रू लैंड ग्रांट्स, राइट। इन्होंने आर्मी में डिसिप्लिन लाया था। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इन्होंने मदरसा ओपन किया था एट बिदर फॉर अरेबिक एंड द पर्शियन स्टडी। मगर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवान फैक्शनिज्म का इंक्रीज हो जाता है। फैक्शनिज्म मतलब स्प्लिटिंग ऑफ अ लार्जर ग्रुप इनटू स्मॉलर। ओके, उसका असर हमको बहमनी किंगडम्स के सरदार में दिखाई देता है। जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था विजयनगर किंगडम के साथ, उसका एडवर्स इफेक्ट बहमनी किंगडम में दिखाई देता है। जो प्रोविजनल गवर्नर्स थे दे बिगेन टू एक्ट। उन लोग क्या हो गए, इंडिपेंडेंटली अपना जो कारोबार है वो चलाने लगे। इससे क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया बहमनी किंगडम में इनटू 5 स्मॉल पावर्स। इमाद शाही ऑफ वरड़, बरीद शाही ऑफ बिदर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा। ओके, मुगल पावर इन 1526 जो सल्तनत था दिल्ली का, इट केम टू एन एंड। जो मुगल पावर थे उनका एस्टैब्लिशमेंट हो गया वहाँ पे। बाबर जो कि फाउंडर था मुगल पावर का, वो किंग था फरगाना का इन सेंट्रल एशिया, अभी का उज़्बेकिस्तान में है। उसने कहीं से सुना कि इंडिया में बहुत सारा वेल्थ है तो आ गया लूटने इंडिया को। तभी का जो रूलिंग सुल्तान था दिल्ली का वो इब्राहिम लोदी था। दौलत खान लोदी जो कि गवर्नर था पंजाब का अंडर द सल्तनत। जो रिलेशन थे बिटवीन द इब्राहिम लोदी और द दौलत खान वो अच्छे नहीं थे। दौलत खान ने इसीलिए इनवाइट किया बाबर को कि तुम इंडिया में मार्च करो, तुम इंडिया आ जाओ। टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी बाबर इंडिया में आके इन्वेड करते हैं। इस इन्वेजन का जवाब देने के लिए इब्राहिम लोदी भी क्या करते हैं, अपनी आर्मी लेके चले जाते हैं वॉर लड़ने के लिए। फिर उन दोनों में बैटल होता है पानीपत में बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, कभी 21 अप्रैल 1526 को। इस बैटल में बाबर अच्छी तरीके से आर्टिलरी का यूज़ करता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आर्टिलरी गन्स मतलब जो तोप होते हैं उसका यूज़ करता है। ओके, इस बैटल में इब्राहिम लोदी के आर्मी का डिफीट होता है। इस बैटल को बोला जाता है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत जो राणा संगा थे ऑफ मेवाड़, इन्होंने सभी राजपूत राजाओं को एक साथ लाया। फिर उनमें बैटल हुआ बिटवीन बाबर एंड द राणा संगा एट कनाऊ। बाबर के आर्टिलरी गन्स और रिजर्व फोर्स यहाँ पे एक की रोल प्ले करते हैं इस बैटल में। राणा संगा की जो आर्मी होती है वो डिफीट हो जाती है इस बैटल में। बाबर का डेथ होता है इन 1530 में, राइट। आफ्टर बाबर हुमायून उस गद्दी पर बैठ जाते हैं। ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह, और शेर शाह क्या करते हैं, सुर डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। हुमायून के बाद उस गद्दी पर अकबर बैठते हैं। एक बैटल होता है बिटवीन अकबर एंड हेमू एट पानीपत। उस बैटल को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी बोलते हैं। इस बैटल का एक स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक मैं इमेज भी डालता हूँ। है बैटल हुआ था बिटवीन अकबर एंड हेमू। इनकी हेमू जो थे, इनकी जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी। इट वॉज नियर टू 30,000 और इनकी जो आर्मी थी उस वक्त 10,000 ट्रूप्स के साथ वो आए थे। हेमू अच्छे खासे वहाँ पे इनको तगड़ा टक्कर दे रहे थे, मगर एक एरो, उसको बोलते हैं द लकी एरो, एक एरो आके हेमू जो थे उनके आँख में लग जाता है। ओके, और वो उसी बैटल में वहाँ पे मर जाते हैं। तो क्या होता है, पैनिक में आके उनके जो ट्रूप्स थे वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और निकल जाते हैं वहाँ से, और इसी वजह से अकबर उस बैटल को जीतते हैं, नहीं तो हिस्ट्री कुछ और ही होती थी। ओके, इस बैटल के बाद अकबर का जो एम्बिशन है वो बढ़ जाता है।
ही वॉज टू ब्रिंग द होल ऑफ इंडिया अंडर इज वन सेंट्रल अथॉरिटी। अकबर के बाद जहांगीर वो एम्परर बनते हैं, इस थ्रोन पर बैठ जाते हैं। इनके रूल के टाइम इनकी जो वाइफ थी नूर जहाँ है बहुत बड़ा एक्टिव रोल प्ले करती है इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जहांगीर के बाद इस थ्रोन पर शाहजहां बैठते हैं एज द एम्परर। द नेक्स्ट एम्परर आफ्टर शाहजहां वॉज औरंगजेब। उनका जो रूल था वो बहुत ही लंबे समय के लिए था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो मुगल एम्पायर है वो वीक बन जाता है। सारे मुगल राजाओं में से अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। ही ट्राइड टू ब्रिंग इंडिया अंडर इज सेंट्रल अथॉरिटी। उनको अपोजिशन भी फेस करना पड़ता है। महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती स्ट्रगल अगेंस्ट हिम। उनका जो स्ट्रगल था वो नोटवर्थी था, मतलब याद रखने जैसा था। महाराणा प्रताप, आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप ही असेंडेड द थ्रोन, वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। ही बिकेम द किंग ऑफ मेवाड़। ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल, वो उनका स्ट्रगल कंटिन्यू रखते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मेवाड़। ओके, मेवाड़ के अस्तित्व के लिए वो लड़ते रहते हैं। वो आखिर तक लड़ते रहते हैं अकबर के साथ टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। ही बिकेम इमॉर्टल इन हिस्ट्री, वो इतिहासों के पन्नों में अमर है ड्यू टू हिज क्वालिटी ऑफ वेलोर, करेज मतलब साहस, बहादुरी, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, सेक्रीफाइस, इन चीज़ों के वजह से। ओके, अबाउट द करेजियस लेडी चांद बीबी। मुगल्स अटैक करते हैं अहमदनगर के ऊपर जो कि कैपिटल होता है निज़ाम शाह किंगडम का इन 1595। मुगल आर्मी अहमदनगर के फोर्ट को अपने कंट्रोल में लेती है, पूरा घेरा डालती है। चांद बीबी जो कैपेबल डॉटर होती है ऑफ हुसैन निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, जो बहादुरी से इस फोर्ट को डिफेंड करती है। एट दिस टाइम देयर वॉज एन इंटरनल स्ट्रीफ, मतलब आपस में ही इधर झगड़े चल रहे थे अमॉन्ग द फैक्शंस ऑफ सरदार्स इन निज़ाम शाहीज किंगडम। इससे क्या होता है, इससे चांद बीबी का मर्डर हो जाता है। लैटर मुगल्स क्या करते हैं, इस फोर्ट को मीन्स अहमदनगर के फोर्ट को कैप्चर करते हैं। स्टिल मुगल्स दे कुड नॉट ब्रिंग द एंटायर किंगडम ऑफ निज़ाम शाही अंडर द कंट्रोल। रानी दुर्गावती, गोंडवाना कैन बी ब्रॉडली बी सेड टू कंप्राइज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भ, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो कि उसके नॉर्थ में था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ टुडे छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा। करेजियस वुमन दुर्गावती, born in the dynasty Chandel Rajput, she became the queen of Gondwana when she was married। वो एक अच्छी, she was an excellent administrator। जो स्ट्रगल था गोंडवाना क्वीन दुर्गावती का अगेंस्ट द मुगल, वो याद रखने जैसा है इन द हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया। उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद दुर्गावती लेड डाउन हर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द अकबर, बट उन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया। अकबर एक अच्छा खासा होशियार और विजिलेंट रूलर था। उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो लिबरल और टॉलरेंट थी। उन्होंने इक्वल ट्रीटमेंट दिया सभी लोगों को फ्रॉम ऑल रिलीजन। इन्होंने फाउंड किया दिन है इलाही बाय इनकॉर्पोरेटिंग नोबल प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स बट नेवर कंपेल एनीवन टू अडॉप्ट, मतलब किसी के ऊपर इसको अडॉप्ट करने की सख्ती नहीं लगाई। नाउ अबाउट औरंगजेब, ही वन द वॉर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग अदर सन्स ऑफ शाहजहां and became the emperor by detaining his own father in 1658। मतलब उनको अपने तख्त पर बैठने के लिए अपने ही भाइयों के साथ लड़ाई करनी पड़ी। ओके, एम्परर बनने के बाद अपने ही पिताजी को मार दिया। दारा सुको जो कि एल्डर सन थे शाहजहां के, वो फेमस थे फॉर रिलीजियस टॉलरेंस। इन्होंने 50 उपनिषद को ट्रांसलेट किया था इन पर्शियन लैंग्वेज। जब भी औरंगजेब इस मुग़ल एम्पायर के एम्परर बने तभी मुग़ल एम्पायर अच्छा खासा एक्सटेंड हुआ था फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ अप टू अहमदनगर इन साउथ, फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट अप टू बंगाल इन द ईस्ट। फिर इसके बाद औरंगजेब ने ऐड किया आसाम को इन द ईस्ट एंड द रीजन्स ऑफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर इन द साउथ एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा आफ्टर ही एंडेड दिस किंगडम्स।
कॉन्फ्लिक्ट विद द अहोम्स इन द 13th सेंचुरी। जो लोग थे ऑफ द शान कम्युनिटी वो सेटल डाउन हो गए थे इन द वैली ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। उन्होंने अपना किंगडम वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया था। दे वेर लोकली नोन एज द अहोम पीपल, राइट। औरंगजेब के रूल के दौरान ये जो अहोम्स है इनका स्ट्रगल की शुरुआत हो गई विद द मुगल्स। मुगल लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, इनके रीजन के ऊपर अटैक कर दिया। अहोम्स वो यूनाइटेड हो गए अंडर द लीडरशिप ऑफ गदाधर सिन्हा। जो कमांडर थे लाचित बोरपुखन, इन्होंने इंटेंस बैटल दिया था अगेंस्ट द मुगल्स। अहोम लोगों ने यूज़ किया था गोरिल्ला वॉर का टेक्निक इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल। इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर द मुगल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन द आसाम। इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद वो अपना आसाम में बेस नहीं बना पा रहे थे। उनको क्या हो रहा था, डिफ़िकल्टीज आ रही थी। कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख्स। 9th गुरु ऑफ द सिख, उनका नाम था गुरु तेज बहादुर। वो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द औरंगजेब पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस। ओके, फिर उनको मतलब औरंगजेब उनको क्या करते हैं, जेल में डालते हैं और उनका सर कलम करते हैं इन 1675। उनके बाद गुरु गोबिंद सिंह वो क्या बनते हैं, गुरु बन जाते हैं सिख कम्युनिटी के। गुरु गोबिंद सिंह वो अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं फॉर द मार्शल स्पिरिट। ओके, उसके बाद वो सारे सिख यूथ को ऑर्गेनाइज करके फाइटिंग फोर्स में कन्वर्ट करते हैं और उस ग्रुप का नाम होता है खालसा दल और उस ग्रुप का हेडक्वार्टर होता है आनंदपुर में। औरंगजेब क्या करता है, अपने आर्मी को भेज देता है उनके साथ लड़ने के लिए। उनकी आर्मी अटैक करती है आनंदपुर के ऊपर। मुगल लोगों ने इनके ऊपर अटैक करने के बाद भी इन लोग बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं बट दे डिड नॉट सक्सीड। आफ्टर डैट जो गुरु गोबिंद सिंह होते हैं वो डेक्कन की तरफ आ जाते हैं इन 1708। उनके ऊपर फिर से अटेम्प्ट होता है, उनको मारने की कोशिश की जाती है जब ये नांदेड़ में होते हैं तब। सून आफ्टर दैट वो जख्मी होने के वजह से उनकी डेथ हो जाती है वहाँ पे, राइट। कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत। अकबर ने राजपूतों के साथ एक एमिकेबल रिलेशन क्या किया था, एक्वायर कर लिया था। एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली रिलेशंस, मगर वो पॉसिबल नहीं हुआ औरंगजेब को। आफ्टर द डेथ ऑफ राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, औरंगजेब क्या करते हैं, उनके किंगडम को एनेक्स करते हैं और अपने मुगल एम्पायर में उसको शामिल कर देते हैं। दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं, जसवंत सिंह के जो छोटे बेटे थे अजीत सिंह, उनको राजा बना देते हैं ऑफ मारवाड़। दुर्गादास राठौड़ बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं अगेंस्ट द मुगल। औरंगजेब क्या करते हैं, अपने बेटे अकबर को मारवाड़ की तरफ भेजते हैं टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गादास। प्रिंस अकबर वो क्या करते हैं, राजपूत के साथ हाथ मिला लेते हैं और औरंगजेब के अगेंस्ट ही रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करते हैं मतलब युद्ध छेड़ देते हैं। प्रिंस अकबर ट्राई करते हैं कि कुछ हेल्प मिले मराठास के पास से भी। दुर्गादास राठौड़ अपना जो स्ट्रगल होता है अगेंस्ट द मुगल्स मारवाड़ के अस्तित्व के लिए वो चालू रखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास इन महाराष्ट्र। स्वराज्य वॉज एस्टैब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। इन हिज एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश स्वराज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज had to fight with the Mughals along with other enemy also। औरंगजेब क्या करते हैं, डेक्कन की तरफ आ जाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका इंटेंशन था कि पूरे साउथ को कब्जा करना, मगर मराठास क्या करते हैं, एक कड़ी टक्कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू औरंगजेब और डिफेंड करते हैं उनका इंडिपेंडेंस। हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस स्ट्रगल लेटर ऑन। आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर पूछ सकते हो। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, आपके फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।